हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अतुल गवर्नमेंट लाइफ। शॉर्टकट में GOVT लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये चैनल मैंने जो रेलवे ग्रुप डी की जॉब लेने के बाद में बनाया है। इससे पहले मैं क्या करता था, मैं क्या था, थोड़ा सा आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी ये तसल्ली मिल जाएगी कि हम आपके साथ में जो ये पढ़ाई का एक लिया है डिसीजन, वो कैसा है। और मैं मुझे मेरे साथ आपको मेरे साथ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मेरे बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं थोड़ा उसके बारे में जानकारी रहनी ही चाहिए, क्योंकि आप सेफ हाथ में हैं कि नहीं हैं, ये थोड़ा सा डिस्कशन। और एक चीज़ और है, जब आप किसी सिलेक्टेड बंदे से थोड़ा सा पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है इस ज़माने में कंपटीशन कितना टफ है। वो भले ही ये जॉब ग्रुप डी की है, लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम आप देखते होंगे, कहते सुने होंगे यार, IAS के बराबर है। मतलब सेंस, मतलब IAS नहीं है, और सेंस लेते हैं कि भाई इतना टफ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई किसी ने ग्रुप डी का एग्जाम निकाला है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉलेज रखता होगा। और अगर आप उससे वो चीज़ पढ़ते हैं, दो ही इंसानों से हमको पढ़ना चाहिए। देखो, मेरा ये सेंस नहीं है, दो ही इंसानों से पढ़ना चाहिए। एक तो वो जिसने वो चीज़ कर रखी हो, जैसे अगर आपको रेलवे में जॉब लेनी है तो ऐसे बंदे से पढ़िए जिसने रेलवे में जॉब ली हो, तो उसको तो ये तो पता है कि भाई किन किन तरीकों से हमें जॉब मिली है, या पीछे जो मैंने क्या तरीका अपनाया जिससे जॉब मिली है। या तो आप ऐसे बंदे से भी पढ़ सकते हैं जिसको बहुत संघर्ष करते करते रहा होगा और जॉब नहीं मिल पाई होगी, तो थोड़ा सा उसको आइडिया ये रहेगा कि यार ये गलती हो गई तो मुझे जॉब नहीं मिली। वो संघर्षशील आदमी होना चाहिए। उसमें हमें ये भी रहेगा, हमें ये भी नहीं, हमें ये उस डर रहेगा कि यार इस बंदे ने असलियत में संघर्ष करा है कि नहीं करा है, इसलिए जॉब नहीं मिली है। और जिसको जॉब मिली है उसमें आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है इस जमाने में उसने मेहनत करी होगी, उसी के दम पर वो जॉब ली होगी। एक तो पॉइंट ये है। फिर भी मैं आप अपने बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। आप मुझसे पढ़ने की ये जो लूसेंट है, इसमें आज हम कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का टॉपिक छोटा सा है और वो हम आपको कंप्लीट ही पढ़ा देंगे अभी, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे। देखो, इससे पहले मैं लगभग 4 से 5 साल पहले तो मैंने मैथ और रीजनिंग की जो कोचिंग है वो इंस्टीट्यूट में और कंपटीशन वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ाया पढ़ाया करता था। मेरी खुद की भी कोचिंग रही है, उसमें भी मैंने यही काम किया है, बाकी टीचर को हायर करता था। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे गवर्नमेंट जॉब लेने की चाहत चढ़ी, पहले नहीं थी, बाद में कुछ ऐसे बातें हुई जिसमें हम मुझे लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब मुझे भी लेनी चाहिए। बाय द वे, अगर किसी ने कहा कि आपके पास, और कहा भी, किसी आपके पास जॉब नहीं है तो आप उस चीज़ को कैसे पढ़ा सकते हैं जिसे आपने पाया ही नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फिर उस तरफ अपनी कोचिंग को मैंने शट डाउन किया, और फिर मैं अपनी जॉब के के उसमें गवर्नमेंट जॉब पाने की उसमें चल दिया। तो 2019 में ग्रुप डी का जो पेपर आया था, फॉर्म आया था, तो उसमें मैंने डाला। और कई पेपर में मेरा एक एक दो दो नंबर से रह गया है। जैसे यूपीएसआई में, लेखपाल में, तो इसमें लेखपाल में 0.25 से रहा है और यूपीएसआई में 1 नंबर से रहा है। फाइनली मेरा ये ग्रुप डी में जॉब पूरा तरीके से, मैं अभी 1 साल, मतलब 1 डेढ़ महीने हो गया है मेरे को जॉब करते हुए। मेरी सैलरी भी आ गई, वो भी मैंने दिखा दिया है। ठीक है। तो फिर मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की तो उसमें मैथ रीजनिंग तो मुझे आती ही थी। फिर उसमें मुझे जीएस थोड़ी वीक थी, मतलब 50% मेरी जीएस थी। फिर मैंने जीएस को अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास किया और अच्छे से किया, और फिर उसका फ़ायदा ये रहा कि जो मैंने जब तैयारी की, फिर उसमें भी कुछ बच्चे आ गए थे, उन्होंने कहा सर हम आपसे ही पढ़ेंगे, तो उनको मैंने कंप्लीट पढ़ाया। मैंने ही मैथ भी मैंने ही पढ़ाई, रीजनिंग भी मैंने पढ़ाई, और जीके जीएस साइंस भी मैंने ही पढ़ाई, वो भी पूरे 3 साल। और 19 के बाद में, जब भाई 3 साल तो लग गए ना, तो 3 साल के बाद में पेपर हुआ, तो मैंने पूरे 2 से 3 2.5 साल पूरा कंप्लीट, लगभग 3 साल, तो वो फिर मैंने कंप्लीट पढ़ाई। इसलिए अब मुझे जीएस का भी ज्ञान हो चुका है। तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कैसे पेपर आएगा, कैसे नहीं आएगा, और क्या क्या क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आप हमसे डिस्कस करते रहेंगे। और दूसरा थोड़ा सा ये हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि आगे मैं ये बातें नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा ही बताऊँगा, उसके बाद में सीधे पेपर, मतलब जो है पढ़ाई अपनी शुरू कर देंगे। फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हैं। अच्छा लगे तो पढ़ते रहना है, नहीं अच्छा लगे तो मत पढ़ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ क्या होगा, मैं सिलेक्टेड ही पढ़ाऊंगा, और मैं टारगेट रेलवे को करके, जीडीसी एग्जाम्स हो गए आपके, ठीक है, जो रेलवे के एम्प्लॉई हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे, तो जीडीसी एग्जाम हो गए, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, और ग्रुप डी का एग्जाम हो गया। रेलवे के ये 3 एग्जाम को मैं टारगेट करके चलूंगा, इसके सिवा इस पर कोई तरीके की पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो कंप्यूटर है, मैं आज लगभग कोशिश करूंगा कि पूरा ही आपको पढ़ा दूं एक ही बारे में, क्योंकि 3-4 पन्ने हैं, वो पूरा ही पढ़ाना उचित है। दूसरी बात ये कि इसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन डालूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। यूट्यूब पे ऐसा फंक्शन है, तो क्वेश्चन डालूंगा, जो टॉपिक पढ़ा दूंगा उससे रिलेटेड मैं डेली लगभग 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जैसा मुझे टाइम मिल पाएगा, क्योंकि अब भाई गवर्नमेंट में है तो जैसा टाइम मिलेगा उसी हिसाब से हो पाएगा। मैं ये आपसे वादा नहीं करता हूँ कि मैं आपको डेली वीडियो दूंगा, लेकिन जब भी दूंगा समय निकाल कर दूंगा, अच्छे से आपको क्लियर करा के दूंगा। ठीक है, उसमें हम टाइम लेकर थोड़ा सा अच्छे से ही क्लियर करा के आपको दूंगा। ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जब आप उसको टच करोगे तो उसके बारे में आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो ये सर ने हमको पढ़ाया है उसमें, और सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और जो आने वाले संभावित क्वेश्चन होंगे उस टाइप से। ठीक है, तो उसको भी आप देखते रहना। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये लूसेंट की बुक है, इसको ही हमको ख़त्म करना है। और मैं जो रेलवे में आया हूँ तो देखा हूँ जो बिहार के लोग हैं वो पूरी लूसेंट को याद करके रखते हैं, और ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहाँ पर बिहार के लोग ना हो। मैं यहाँ आके देखा हूँ तो हर स्टेशन का लगभग आइडिया लिया है। तो उनका यही रीज़न है, सबसे हमने डिस्कशन भी लिया है, कम से कम 40-50 लोगों से देखा भी है। तो लूसेंट ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, जीडीसी के लिए। अगर आपने ये कंप्लीट कर ली तो आप समझ लो आपका काम हो गया। मैथ रीजनिंग को ज़्यादा है नहीं, मैथ रीजनिंग मेरी जिम्मेदारी है, जब एग्जाम आएगा उसको कैसे कवर कराना है वो है। सबसे पहले टारगेट ये है, मुझे सामान्य ज्ञान ये लूसेंट है जो है रटनी है, ये सबको प्रण लेना है। ठीक है, तो उसी पर हम लोग चल रहे हैं। धीरे धीरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करते हुए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पूरा आपको ये रटना नहीं है, जो मैंने टॉपिक यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं सिर्फ वही वही मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको लगता है कि हमारे पास समय है, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमसे जुड़े हैं जिनको जीडीसी एग्जाम्स उसके पास टाइम नहीं है, तो हाईलाइटेड पॉइंट ही पढ़ना है। इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम पर आपको जाना है, वो हमने लिंक यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे अतुल गवर्नमेंट लाइफ से, उस पर हम दे देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी पढ़ लेना, और अगर आपको टाइम नहीं है तो मोबाइल में चलाकर ये पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। और जिन लोगों के पास टाइम है वो फुल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फुल पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इंपॉर्टेंट में ही हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है कि कंप्यूटर के, देखो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट, और वो काम की बातें होंगी। देखो हम लोग संगणक, संगणक आप जानते हैं किसको कहते हैं, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऐसे करके। तो आप ध्यान दीजिए, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर क्या था, मार्क 1 था, जो 1937 ईस्वी में बना था। क्या बना था, 1937 ईस्वी में। कंप्यूटर के कार्य, तो आपको 4 ऑप्शन देगा कि पूछेगा भाई कंप्यूटर के क्या कार्य हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर के कार्य ध्यान रखना, आंकड़ों का संकलन करना, जो भाई आंकड़े होते हैं ना, डाटा, उनको संकलन या निवेश करना। ठीक है, आंकड़ों का संचयन करना, आंकड़ों का समाधान करना, आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गम या पुनर्गम करना। इसके बाद अगर कोई आता है तो समझ लेना वो कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ठीक है, अब समझना, कंप्यूटर कंप्यूटर में समझते हैं, इसमें एक हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर आप समझते हैं हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी चीजें लगी हैं वो सभी क्या कहलाएंगी, वो सभी कहलाएंगी हार्डवेयर। ठीक है, जो भी कंप्यूटर के साथ जुड़ी हैं वो सब हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो आपने सुना ही होगा, इस वही सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि जो भी कंप्यूटर है ना उसके संचालन में जो भी आप देखते होंगे वो सब सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आप मोबाइल में देखेंगे तो ये जो ऐप होते हैं ये सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, जैसा भी ऐप है। ठीक है, आप समझना, कंप्यूटर की भाषा है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर की कौन सी भाषा है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। तो कंप्यूटर की भाषा को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो है मशीनी कूट भाषा, फिर है असेंबली कूट भाषा, फिर उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी, तो प्लेन कैलकुएल थी। प्लेन कैलकुएल जो है ये पहली कंप्यूटर भाषा थी, ये आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई मशीनी कूट भाषा क्या है। तो मशीनी कूट भाषा अगर आप देखेंगे तो इस भाषा में प्रत्येक आदेश को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आदेश कोड और स्थिति कोड, ये है
मशीनी कोड भाषा। और इसमें मशीनी कोड भाषा में क्या होता है, इसके लिए जो भी है वो 0 और 1 से होगा। तो आपने देखा होगा, सर ने आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया होगा और ये कहा होगा कि जो भी लैंग्वेज होती हैं वो 0 1 पर होती हैं। कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को ही समझता है, इसके सिवा किसी को नहीं समझता, ये कहते सुना होगा पहले। ठीक है। अब क्या होता है, अब असेंबली भाषा है। तो असेंबली भाषा में क्या होता है, इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिसे नेमोनिक कोड कहा जाता है। ठीक है। जैसे एडिशन करता है, एडिशन करना है तो उसके लिए सिर्फ आप ऐड को ध्यान रखें। सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए सब का प्रयोग होगा। जंप करना है तो उसके जेएमपी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। लेकिन परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा दिए गए ऑप्शन में से निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है, तो ध्यान रखना जो असेंबली भाषा है वो निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है। और जिसमें क्या है भाई, कोई भी चीज़ का है ना, हर चीज़ का एक कोड रहेगा तो फिर वो चीज़ सीमित रहेगी। जैसे अगर आप हर चीज़ की ट्रिक बनाने की कोशिश करोगे तो हर चीज़ की ट्रिक नहीं बन पाएगी। तो ऐसा ही है कुछ इस तरीके से असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा में क्या है, तो एडिशन के लिए ऐड करना, सब्ट्रैक्शन के लिए सब करना है, तो एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो सारे ही काम करें, वो इसमें सीमित नहीं था, वो सीमित हुआ उच्च स्तरीय भाषा में। उच्च स्तरीय भाषा में क्या होता है, इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास का श्रेय, ध्यान रखना, आईबीएम कंपनी को जाता है। तो पूछेंगे उच्च स्तरीय भाषा का श्रेय किसको जाता है, आईबीएम कंपनी को जाता है, जिसने फोर्टान फोर्टान नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया था। तो ध्यान रखना सबसे पहले उच्च स्तरीय भाषा का विकास कौन सी लैंग्वेज है, जो है फोर्टान। ठीक है। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफी करीब करीब थी। कौन सी, फोर्टान या उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है। तो ये जो मनुष्य की जो भाषा है उसे समझने में उसको आसानी होती। तो यहाँ ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, तो ध्यान रखना है फोर्टान है। तो फोर्टान के बारे में एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास आईबीएम के सौजन्य से JW बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। तो पूछेंगे भाई फोर्टान का विकास किसने किया, JW बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया जाता था। तो ध्यान रखना है, अगर आपको गणितीय गणितीय सूत्रों को आसानी समझना है तो फोर्टान होगा। इसी प्रकार से अन्य उच्च स्तरीय भाषा है कोबाल। कोबाल को ध्यान रखना, कोबोल कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। तो कोबाल की यहाँ पर फुल फॉर्म भी दी गई है, वो भी आप समझें कि क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसके आप नोट्स बनाना चाहें तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं सिर्फ वही वही अपने कॉपी पे नोट्स बना लेना है और उसको कई बार पढ़ डालना है, जिससे कि वो पूरी तरीके से याद हो जाए। फिर आप देखना कैसी आपकी तैयारी हो जाए। रेलवे के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, वास्तव में हम आपको अच्छे से तैयार करा देंगे। जो भी गाइडेंस होगा, जो भी आपको पूछना है वो हम अपने से पूछिए, जो भी हमसे डिस्कस करना है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको सही ही सलाह देंगे। लेकिन टाइम मिलने पर आपको ही उसका उत्तर दिया जाएगा। जैसे आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा तो वहाँ पर आप हमें मैसेज करिएगा तो हम आपको समय मिलते पर उसका जरूर रिप्लाई करेंगे, या आप इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे बढ़िया है कमेंट कर दें, तो हम कमेंट में भी आपको समय मिलते रिप्लाई कर देंगे, जो भी डाउट हो आपके मन से। ठीक है। क्या पुस्तक, क्या जो भी हो, आप रेलवे संबंधित ही हमसे पूछिएगा। ठीक है। तो देखिए एक उच्च स्तरीय भाषा बेसिक भी होती है। इसको जो है अंग्रेजी के शब्दों शब्दों बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। बेसिक की फुल फॉर्म है। 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे बताओ इनमें से कौन उच्च स्तरीय भाषा है या कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ध्यान रखना ये बेसिक उच्च स्तरीय भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। बाकी इसके बाद में ये जो ब्लैक ब्लॉक में लिखा है ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों को पूरी जीएस कवर करनी है, बस हमको उसी पर ध्यान रखना है। क्योंकि पूरा लुसेंट कंठस्थ तो कर नहीं सकते हैं, जो बहुत ही जरूरी है वो पहले आप कंफर्म करिए। यकीन मानिए जितना हम बताएंगे ना उतना भी आप कंप्लीट करोगे ना तो आपको जो है 100 में से 80 प्लस लाने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। एक है एल्गोल। एल्गोल क्या होता है, आपको इसको समझ में आ रहा होगा, एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। एल्गोरिथम ध्यान रखना है, एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल जटिल बीजगणितीय गणनाओं के लिए हो जाता है। भाई एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, बीजगणितीय गणनाओं के लिए। ठीक है। फिर एक पास्कल लैंग्वेज है जिसका एल्गोल का परिविधित रूप है, मतलब जो एल्गोल भाषा है इसी को सही किया गया है, मतलब इसी को बढ़ाया गया है, एल्गोल का परिविधित रूप है। ठीक है। कोमल कोमाल कोमाल ध्यान रखना है, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है कोमाल। ये भी एक लैंग्वेज है, कौन सी, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। एक है लोगो।
तो लोगो को ध्यान रखिए, लोगो भी एक भाषा है। कैसी है? इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक, देखो कई ग्राफिक होते हैं, उनका प्रयोग छोटी उम्र बच्चों को ग्राफिक रेखा अनुकृतियों की शिक्षा के लिए बनाया जाता है। ग्राफिक्स बनाया जाता है ना कंप्यूटर में, छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम, तो उस तरीके से। एक है प्रोलॉग, यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। ये जो फुल फॉर्म है ये भी आप ध्यान रखना है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया जाता है, तो जो तार्किक प्रोग्राम में सक्षम है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हाईलाइटेड इसीलिए किया गया है, आपसे पूछेंगे ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो ध्यान रखना है प्रोलॉग है, प्रोलॉग। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिकल का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अगला है फोर्थ। फोर्थ भी भैया इसकी एक भाषा है। फोर्थ फोर्थ का आविष्कार चार्ल्स म्यूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्य के लिए कर सकते हैं, उसका नाम है फोर्थ। ठीक है, अब अगला है, नोट में देखिए, जो पायलट है, सी है, सी प्लस प्लस है, इनका तो आपने नाम सुना होगा सी प्लस प्लस का, तो इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग आपने सुना ही होगा। इसको हम लोग जो है सी प्लस प्लस ये आपने सीखी होगी, अगर ना सीखी हो तो। लिप्स है, यूनिक्स है, स्नोबॉल है, कुछ ये उच्च स्तरीय और भी भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं को आप क्या करेंगे, एक कॉपी पर लिख लेंगे, दो चार बार देखेंगे, अगर ऑप्शन में फंस जाती है तो कौन सी भाषा है कौन सी भाषा नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपको फंस जाएगी, यकीन मानिए। अगला देखते हैं, कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। जैसे सीपीयू, सीपीयू के बारे में आप जानते होंगे, इसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का इसको मस्तिष्क कहते हैं, ये एक और पॉइंट ध्यान रखना। रैम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसका संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं, पूछा है कंप्यूटर की याददाश्त कौन, रैम है। ठीक है, रैम की गणना मेगाबाइट में की जाती है, ये भी ध्यान रखना। रैम की गणना किस में की जाती है, मेगाबाइट में। रोम, रोम को रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, या हार्डवेयर का वह भाग है, ध्यान रखना, ये हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग संचालित करने का निर्देश देती हैं। फिर होता है एक मदरबोर्ड, कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट अंदर इसके मदरबोर्ड होता है या सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग भाग लगाए जाते हैं, जैसे सीपीयू, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अगला है इसका हार्ड डिस्क। तो एक आपने हार्ड डिस्क भी सुना होगा, हार्ड डिस्क, इसमें डाटा सारा रहता है, इसमें कंप्यूटर के प्रोग्रामों के लिए स्टोर करने का कार्य करता है, मतलब जो भी प्रोग्राम रहते हैं, जो भी आपका डाटा रहता है, वो सब हार्ड डिस्क में सेव होता है। ठीक है, तो एक होती फ्लॉपी डिस्क, आपने नहीं देखी होगी, पहले आती थी, जो इस तरीके से ऐसे सीपीयू रहता था, इसमें कैसेट लगती थी, एक उसके नीचे भी एक छोटी सी और कैसेट लगती थी, उसको फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता था। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो छोटी होती थी पहले, अब तो सीडी रोम चलने लगी है, पहले चलती थी फ्लॉपी। तो उसमें भी क्या होता था, एक में डाटा भर लिया तो उसको दूसरे कंप्यूटर में भरना है, तो इसमें डाटा करके इसमें, अब यही काम सीडी में भी कर सकते हैं, लेकिन अब सीडी भी नहीं चलती है, अब चलती है पेन ड्राइव, तो इसका काम पेन ड्राइव का हो गया। ठीक है, अगला है सीडी रोम। तो इसी तरीके से एक होता था सीडी रोम, तो सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्राओं में आंकड़े एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने के कार्य करता था, जिसको अभी हमने पढ़ाया था आपको, सीडी जो कैसेट बताया था, वही सीडी रोम। ठीक है, अब देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आप जानते हैं, कीबोर्ड में आप एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं, सबसे अच्छा कीबोर्ड वो जिसमें 101 कीबोर्ड अच्छा सबसे माना जाता है। ठीक है, ये लेखन प्रणाली के काम आता है। माउस भी क्या होता है, माउस की सहायता से हम स्क्रीन पर प्रोग्राम को संचालित कर लेते हैं। मॉनिटर क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा मॉनिटर वही है जिसमें 256 रंग आ जाते हों। मॉनिटर डाटा चिप का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, डॉट पिच का प्रयोग होता है। डॉट पिच जितने कम नंबर होते हैं स्क्रीन पर, उतने उभरने वाली छवि उतनी ही साफ होती है। डॉट पिच का संबंध किससे, मॉनिटर से है, ऐसे करके आप ध्यान रखिए। ठीक है, साउंड क्या कार्ड होता है, जिसमें जो आवाज़ आती है, साउंड कार्ड, वो आप जानते ही होंगे इसमें क्या है। प्रिंटर है, प्रिंटर तो आप जानते हैं इसमें क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो ये भी आप जानते हैं, उसमें ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाएगा तो सारा हमारा डाटा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये कंप्यूटर का वायरस कब आ जाता है, जब हम लोग जो डाटा एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं उसके साथ भी आ जाता है, जो हमारे प्रोग्रामों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है,
जिसमें से आपसे ये भी पूछा जाता है कुछ इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है, कौन सा नहीं है। तो कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस हैं जिसके नाम है माइकेला एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो फ्लिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मुंगू एवं देसी। तो ऐसे पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा कंप्यूटर का वायरस नहीं है। तो ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट पर लगा दी, बीच का कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाकी कंप्यूटर के वायरस के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है दोस्त, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो नेटवर्क के बारे में आप जानते होंगे, नेटवर्क से एक दूसरे को आदान प्रदान डाटा कर सकते हैं, सूचनाओं को भेज सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, ये आप ध्यान रखिए, इसमें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन था, तो ये ध्यान रखिए, अर्पा नेट था, अर्पा नेट था, अर्पा नेट था। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी आपको पढ़ना नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है। तो प्रोटोकॉल ध्यान रखिए, प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है। जैसे आपने कहा नहीं जाता एक प्रोटोकॉल फॉलो करिए, एक नियमों का समूह नेट से संबंधित है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो वो काम का नहीं है फिर। नोड क्या होता है, नोड एक किसी नेटवर्क में नोड कनेक्शन पॉइंट होते हैं जहाँ एक डाटा ट्रांसमिशन का अंत होता है, वहाँ से पुनः डाटा का वितरण करना है तो नोड से जुड़ा होता है। सर्वर क्या होता है, तो आपने सुना ही होगा कि आज सर्वर डाउन है, आज सर्वर नहीं आ रहा है। बैंक में ज़्यादातर सुना होगा, जिस बैंक में जाओ ग्रामीण वाला बैंक, आज सर्वर ही नहीं है। जब पैसे निकालने जाओ अभी तो सर्वर ही नहीं है, डालने जाओ तो सर्वर बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो वही वही चीज़ है ना। तो सर्वर क्या है, सर्वर मुख्य कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करता है। मतलब एक मुख्य कंप्यूटर होगा, ये सर्वर यहीं से सारे जो है कंप्यूटरों के लिए नेटवर्क प्रदान किए जाएंगे। भाई नेटवर्क कहाँ से आ रहे हैं, कहीं से तो आ रहे होंगे, तो कोई कंप्यूटर है एक बड़ा सा, वहीं से इकट्ठा है, वो सारे कंप्यूटरों को अपने नेटवर्क देता है। तो यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है, मतलब एक कंप्यूटर है ना जो मैंने बता दिया, जो बहुत सारे स्पीसीज, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों को संग्रह का होल्ड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बता दी। टर्मिनल क्या है, वो डम टर्मिनल, ये सब हटाइए। नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, तो नेटवर्क के लिए आप जानते हो एक रिपीटर्स होना चाहिए, एक हब होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए, एक राउटर्स होता है। अगर आपने वाईफाई लगवाया होगा तो आप बोलेंगे राउटर, एक गेटवे होता है। तो ये पॉइंट भी आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क को स्थापित करने के लिए या नेटवर्क के लिए कौन सा जरूरी है। तो ध्यान रखना, एक रिपीटर्स होना चाहिए, एक हब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, राउटर्स होना चाहिए, एक गेटवे होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण हैं जो होने ही चाहिए। नेटवर्क के प्रकार, तो ये आप पढ़ लीजिए नेटवर्क के प्रकार। तो लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लेन कहते हैं, ये जरूरी आपने पढ़ा होगा। स्थानीय क्षेत्र या नेटवर्क, जो छोटे से एरिया में लगने वाला है, इसको लेन कहते हैं। एक आपने वेन पढ़ा होगा जो बड़े क्षेत्रों में लगाया जाता है, जैसे इसको भी पढ़ लेते हैं। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवनों का एक छोटा सा समूह या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क है। वर्तमान में लैन जो है ईथरनेट तकनीक पर आधारित है। यह नेटवर्क का आकार छोटा होता है लेकिन डेटा संचारण की गति तीव्र होती है। जैसे एक उसमें से ये डाटा स्थापित कर, जैसे मान लो दो कंप्यूटर हैं, एक ये एक ये, अगर इसमें से इसमें डाटा भेजना है तो वाईफाई में ज़्यादा टाइम लग सकता है या ब्लूटूथ से ज़्यादा टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है कैसी। लेकिन अगर आप एक केबल लगा के दूसरी केबल इसमें, तो डाटा बहुत स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उसी तरीके से वैन है, इसमें क्या होता है, लैन जो है इसमें जो डाटा संचरण की गति है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वाइड में, वैन में समझिएगा, वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप सभी को पता ही होगी वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे एक कंप्यूटर हो गया, यहाँ से आगे बढ़े तो एक कंप्यूटर इधर निकल गया, एक कंप्यूटर इधर निकल गया, ऐसे करके जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र जैसे महादेश हो गया, देश हो गया, पूरे देश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। जो नेट है ना वो एक कंप्यूटर है, इंटरनेट वो एक कंप्यूटर है। तो इसी इंटरनेट से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। सोचो पूरा देश एक ही कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो ये कंप्यूटर कितना शक्तिशाली होगा। तो इतने सारे कंप्यूटर को जोड़ रखा है। तो क्या है, देश महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में सीएमसी द्वारा विकसित इंडोनेट वैन का उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तो जो बैंक में जो एटीएम है वो कौन से विधि पर काम करते हैं, तो वो लैन पे काम नहीं कर पाएंगे, वो वैन पे करेंगे। क्या, वैन पे करेंगे। एक है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, जो मैन है, MAN, मैन की फुल फॉर्म समझ लो,
मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। आपने अभी दो सुने होंगे, एक ये भी समझ लो, तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। मैन दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, तो ये जो लैन मैन है ना, जो वो लैन को जोड़ लेता है, ठीक है। राउटर, स्विच और हब मिलकर एक मैन का निर्माण कर लेते हैं। एक होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन, ठीक है। तो कैन क्या करता है, कैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन के जुड़ने से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। तो उतना खास है नहीं कुछ, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार समझ लेते हैं। तो आपसे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसमें के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। नेटवर्क निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार है, जैसे मेश हो गया, स्टार हो गया, रिंग हो गया, बस नेटवर्क हो गया। तो आपसे सिर्फ इतना ही है, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे, वो पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। मॉड्यूलेशन है, तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक मॉडम होता है कंप्यूटर नेटवर्क में लगता है। मॉड्यूलेशन क्या है, आप आईएएस को भी पढ़ लेते हैं। यह किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया है, यानी कि जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया है। यह मॉडम के द्वारा ही संभव होता है। मॉडम एक विद्युत यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजता है तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो है कन्वर्ट कर लेता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकती है, वो मॉड्यूलेशन होती है, ठीक है। मॉड्यूलेशन के तीन प्रकार हैं, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, चरण मॉड्यूलेशन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन का प्रकार है। तो आपको पीछे ट्रेन देख ही रहे होंगे, तो हम लोग इसमें ट्रेन के कर्मचारी हैं, तो ट्रेन चल रही है पीछे, ठीक है। दोस्त इस समय जो हम टाइम आपको बताएं तो लगभग लगभग 11 बज रहा होगा। तो 11 बजे रात को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस समय मेरी नाइट ड्यूटी है, तो मैंने ये समय उचित सही समय समझा रिकॉर्ड करने का, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, इस समय मेरे जो है चौकीदार के रूप में एसएससी जो ऑफिस है वहाँ पर लगा हूँ। और इसमें कैसे आपको प्राप्त करना है, अगर आपको ज़्यादा काम पड़ रहा है तो हमसे आप थोड़ी सी राय लीजिए, तो हम आपको सजेशन करेंगे। काम मुझसे भी ज़्यादा पड़ता है और मैं किसी काम को करने में पीछे नहीं हटता हूँ। जो भी काम हमसे कहिएगा वो हम प्रेम से ही करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कोई काम को ज़्यादा कहेगा नहीं। अगर आप किसी काम को बचना चाहोगे तो ज़्यादातर काम आपको ही कराया जाएगा ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फेर है, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो डाटा ट्रांसमिशन, इसमें आप सिर्फ मॉड्यूलेशन के प्रकार ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन से प्रकार हैं कौन से नहीं है। डाटा ट्रांसमिशन, तो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इसमें भी प्रकार पूछे जा सकते हैं, डाटा ट्रांसमिशन के प्रकार, जैसे यहाँ पर कौन कौन लोग डाटा ट्रांसमिशन प्रदान करते हैं। एक होता है बीएसएनएल, एक होता है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये आपने समझा होगा। एक होता है बीएसएनएल, एक विदेश संचार निगम लिमिटेड, सबसे पहले ये, फिर भारत संचार निगम लिमिटेड, फिर एमटीएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये सब क्या है, डेटा ट्रांसमिशन के जो सेवा प्रदान करते हैं वो कंपनियां हैं। वायरलेस तकनीक, वायरलेस तकनीक आप जानते होंगे, इसमें भी बिना कोई तार वार के डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे टेलीविजन हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया। भाई टीवी का रिमोट है ना, उसमें कोई तार तो लगे नहीं, आप एक जगह बैठ कर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सेलुलर फोन हो गया, वाईफाई हो गया इत्यादि, ये सब इसी का उदाहरण है। वाई मैक्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म समझ लेना। वाई मैक्स क्या, वर्ल्ड वाइड इंटेरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है, ठीक है। क्या है ये, डिजिटल संचार जो है वायरलेस प्रणाली है। यह तकनीक बिना केबल के 75 MB पर सेकंड से ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है। एक होता है वायरलेस लोकल लूप, WLL, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, वायरलेस लोकल लूप। यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति, रेडियो आवृत्ति के प्रयोग से जुड़ते हैं। यह बेहतर आवाज तथा उच्च डेटा जो है क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। यह CDMA जिसका फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर आधारित है। आजकल यह नेटवर्क के लिए लोकप्रिय साधन है, ठीक है। फिर आइए इंटरनेट, तो इंटरनेट के बारे में कौन नहीं जानता है, तो थोड़ा सा इसका इतिहास देख लीजिए। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त, कितने बढ़िया वाले दिन, 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग बीएसएनएल कहते हैं, बीएसएनएल द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता बीएसएनएल और एमटीएल, ठीक है। जिसके अलावा और भी है मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि हैं। इन कंपनियों का भारत के अनेक शहरों में डीएनएस
यानी कि डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। डीएनएस सर्वर से एक कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर को डोमेन नाम को आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से अनुवाद करता है। वर्तमान समय में बीएसएनएल द्वारा दो माध्यमों में इंटरनेट की सेवा प्रदान की जा रही है। एक पीएसटीएन जिसका नाम है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, एक आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। देखो एक आई, अभी हम लोग ये भी समझेंगे डोमेन क्या होता है, आगे समझेंगे, यहाँ पर बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंटरनेट के आवश्यक घटक। तो इंटरनेट में क्या आपको जरूरत है भाई? अगर आपको इंटरनेट का प्रयोग करना है तो आप क्या जरूरत होंगे? आपके पास एक कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, पीसी जिसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं या कंप्यूटर भी कह सकते हैं। पीसी हो गया, मॉडेम हो गया, ठीक है, मॉडेम जो पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। संचार माध्यम हो गया, इंटरनेट सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएगा वो, ठीक है। तो इतनी सबकी जरूरत होती है। अब कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं तो मॉडेम के बारे में हम समझ लेते हैं कि भैया मॉडेम क्या होता है। तो देखिए मॉडेम क्या है। जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से जरूरत है तो एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। या कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट, वेब ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक है, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आ जाओ। मॉडेम मॉडेम के स्पीड को बीपीएस यानी कि बीट्स पर सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। किस में मापते हैं? तो इसको बीट्स पर सेकंड में मापते हैं, ये आप ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। मॉडेम की स्पीड को किस में मापते हैं? बीट्स पर सेकंड में नापते हैं, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है, उपलब्ध स्पीड 9600 बीपीएस से लेकर 28800 बीपीएस, 33600 बीपीएस तक है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए स्पीड वो सब अलग की बात है, वो उसको नहीं पढ़ना है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर, और जिसको पढ़ना भी है तो वो हम पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। कैसे जुड़ना है वो यूट्यूब चैनल पर हमने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर। तो भैया इंटरनेट सॉफ्टवेयर को जानते होंगे जो वेब ब्राउजर है, जैसे कौन कौन से हैं? ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, क्रोम हो गया, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो ध्यान रखना मोजिला हो गया, सबसे ज्यादा इस समय प्रसिद्ध है लोग क्रोम। क्रोम में सारी चीजें ही डिस्कस करते हैं, आजकल मोबाइल में भी क्रोम चल रहा है, लैपटॉप में भी। तो ध्यान रखना कौन कौन से थे जो है वेब ब्राउजर। तो मोजिला हो गया, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, एनएससीए हो जाए, मोजेक और फायरबॉक्स हो गया, तो ये सब हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसपे हम लोग कोई चीज़ को पता करते हैं। वेब ब्राउजर का उपयोग हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन पर उसके पता टाइप कर पहुंचा जा सकता है। इस पता को यूआरएल कहते हैं, यूआरएल। जैसे यूआरएल के प्रयुक्त को हो रहे टूल्स और इंटरनेट का पता जानकारी जहाँ मिलती है, दोनों रहता है। जैसे यूआरएल HTTP www मनीपल ग्रुप .com से में टूल्स जो है HTTP है, तथा इंटरनेट पर था www.मनीकम। जैसे मतलब वेब ब्राउजर पर आपने क्रोम पे कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे www.sarkarijalt.com, ध्यान रखना। तो sarkarijalt.com आपने सर्च किया, ये इंटरनेट पता है भाई। किसी चीज़ घर का पता कैसे जानते हैं? तो वहां पर पहुंचने के लिए, तो ऐसे ही नेट पर कहीं अगर वेबसाइट पे पहुंचना है, जिस भी वेबसाइट पे पहुंचना है तो उसका पता रहता है www.sarkarijalt.com ऐसे करके, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ते हैं, वेब ब्राउजर के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना वो सब अलग की बात है भाई। वेब ब्राउजर के प्रयोग से वेबसाइट कैसे ब्राउज कर दो? आप टाइप कर लोगे, उसमें सब बेकार की बातें लिखी हैं। जिस साइट का हम प्रायः प्रयोग करते हैं उसे यूआरएल के बुकमार्क कर लेते हैं, उसे उसको उसके यूआरएल को बुकमार्क कर लेते हैं आगे के लिए, ठीक है। इंटरनेट संबंधित शब्दावलियां हैं, इनको आप देख लीजिए। जैसे यूआरएल क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, ठीक है। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। जैसे HTTP ये दिया गया www.yahoo.com, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर yahoo.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। या ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। ये भी एक देखो अपने आप में एक क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहली वेबसाइट कौन सी? तो भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी वेबसाइट बनाई थी इंटरनेट पर। तो भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। तो पूछेंगे टेलीफोन डायरेक्टरी सबसे पहले कौन सा राज्य ने उपलब्ध कराई? तो सिक्किम ने उपलब्ध कराई थी, ठीक है। फिर वो कहता है टीसीपी या आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह नियमों का एक समूह है। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो एक नियमों का समूह होता है।
अब इंटरनेट का है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, आईपी आईपी एड्रेस। तो यह एक नियमों का समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है या निर्णय करता है, यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार का संभव करवाता है। ठीक है, तो ये भैया अपलोड और डाउनलोड तो आप समझते होंगे, इसमें कोई बात नहीं है। गेटवे क्या होता है? यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो दो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषित करता है, ये गेटवे होता है भैया। जैसे पेमेंट गेटवे होता है, आपने सुना होगा। तो दो अलग अलग चीज पेमेंट करना है, एक जगह से पेमेंट को लेकर दूसरे पर पहुंचाना है। यही तो वो कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषित करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? अभी आईपी एड्रेस अभी आपको बताए थे। आईपी एड्रेस 32 बिट्स न्यूमेरिक फॉर्मेट चार संख्याओं का एक समूह है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता होता है तथा दूसरा भाग नोड पता होता है। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड का आईपी एड्रेस खास तथा अलग होता है। ठीक है, उदाहरण के स्वरूप आईपी एड्रेस जैसे 202.54.15.178 में जो शुरू वाले पांच है वो नेटवर्क एड्रेस है, तथा लास्ट में है जो नोड नोड एड्रेस है। अब आप इस चीज़ का आइडिया ऐसे लगाओगे, जब आप एयरटेल की वाईफाई डिवाइस लोगे ना, तो उसमें जो आईपी एड्रेस होते हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं, डॉट लगा होता है। ठीक है, उसमें शुरू के क्या होते हैं? वो नेटवर्क एड्रेस होते हैं, लास्ट में नोड एड्रेस होता है। ठीक है, फिर आइए HTTP, ये क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर पर प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र के प्रसारण का निर्धारण करता है। ठीक है, तो एचटीपी की फुल फॉर्म ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है बस। स्पैम, स्पैम क्या होता है? जबरदस्ती कोई चीज़ मैसेज भेजना जिसकी हमको इच्छा नहीं है, वो मैसेज भेजना, वो सब स्पैम कहलाता है, आप पढ़ लेना। डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है? जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट इन हो गया, ये सब डोमेन नेम होते हैं। ठीक है, यूआरएल में जो आप लास्ट में देखेंगे www.com, तो डॉट कॉम क्या है? डोमेन होता है। फ्लैश क्या होता है? छोटे छोटे एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होते हैं उनको फ्लैश कहते हैं। सर्फिंग क्या होती है? जब इंटरनेट पर आप कोई चीज़ ऐसे ऐसे उंगली जब चलाते हैं ऊपर को, जैसे आप रील देख रहे हैं ऊपर कर रहे हैं, वो सर्फिंग कहलाती है। पासवर्ड क्या होता है? ये तो आपको पता ही होगा। हैकर क्या होता है? ये भी किसी चीज़ को उसकी बिना इच्छा के अनुसार उसको देखना, तो वो सब हैकिंग कहलाता है। फिशिंग स्कैम क्या होता है? तो संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को जो है फिशिंग स्कैम कहते हैं। स्कैम तो अभी हमने बता ही दिया आपको, बिना इच्छानुसार कोई चीज़ जानकारी प्राप्त करना, लेकिन इसको संवेदनीय तथा गोपनीय तरीके से व्यक्तिगत, जो वो फिशिंग स्कैम है। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे कोई सर्च इंजन क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, ये सब क्या है? ये सर्च इंजन है। गूगल हो गया, बिंग हो गया, तो याहू हो गया, ये सब सर्च इंजन है। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। यह एक कंप्यूटर की भाषा है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब के वेब पृष्ठों के निर्माण में होता है। HTML, ठीक है, तो ध्यान रखना HTML टैग में दो विशेषताएं होती हैं, सेल स्पीकिंग और सेल पैडिंग। तो ध्यान रखना सेल स्पीसिंग क्या है और सेल पैडिंग ये किससे संबंधित है? तो HTML से संबंधित है, बस इतना ही ध्यान रखना। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल स्थानांतरण करने की सुविधा है। तो ठीक है, दो इंटरनेट पर जुड़े कंप्यूटर के बीच फाइल स्थानांतरण की सुविधा किसमें? FTP पे। ठीक है, FTP हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने में सहायता करता है। तो ध्यान रखना है, हमें इंटरनेट पर फाइल अपलोड करने में सहायता कौन करता है? FTP। अगला है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। बस इतना ही ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर पढ़ लेना, उसमें कोई खास बुक मार्क क्या होता है ये भी कोई जरूरत नहीं। अब चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, पॉइंट हम पढ़ेंगे, आप उसको कंठस्थ करेंगे और याद करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो पिछले कई एग्जामों में पूछेंगे हैं, कई जगह पूछेंगे हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। वॉन न्यूमेन एक व्यक्ति थे, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। ऐसे भी पूछ सकते हैं किस व्यक्ति का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। आप लगा के चले आओगे चार्ल्स बेबेज, सोचोगे आप कंप्यूटर के पिता थे, लेकिन पिता होना एक अलग चीज है, लेकिन सर्वाधिक योगदान देना एक अलग चीज है। वॉन न्यूमैन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आ गई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान है। भारत इसी सूची में 19वें स्थान पर है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में हुई थी।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। ये पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। अगला, इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर नई दिल्ली में, ये भी कई बार पूछा सकता है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। ये तो अलग की बात है। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जेएस किल्बी ने किया था। ध्यान रखना, जेएस किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है उसका विकास जेएस किल्बी ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? आयरन ऑक्साइड का। टिम बर्नर्स ने डब्ल्यू डॉट यानी कि का आविष्कार किया था। असेंबली भाषा को यंत्र में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, वो अलग की बात है। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये डाउट में लग रहा है, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। विश्व का सबसे जो तेज है सुपर कंप्यूटर, वो इसमें ये तिन्हे टू चीन लिखा हुआ है, ये हमें लगता है समझ में नहीं आया। वैसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका के साथ पास शायद फोटॉन नाम कर गए हैं, लेकिन वो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, वो आप देख लेना। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट कहते हैं। ठीक है, बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर बने शब्द 0 तथा 1 से होते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट्स होती है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग व डिजिटल के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कहते हैं। तो कंप्यूटर तीन प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड, इन दोनों को मिला दोगे जो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। सामान्य कंप्यूटर के अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के वन था, एस था, जो 1989 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ये भी ध्यान रखना है, क्रे के वन था। ठीक है, और ये पढ़ना नहीं, 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने वाले, वो सब हटाओ। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ध्यान रखना, नाम क्या था? तो ध्यान रखना, एनियक था। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। तो ध्यान रखना, ये देखो अभी पीछे याहू, गूगल एवं ऐसे इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटर इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? ध्यान रखना, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू था, और प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे थी। ठीक है, यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। यूजनेट क्या है? यूजनेट क्या है? तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली को यूजनेट कहा गया है। ठीक है, इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज्यादा मदद करता है। इंटरनेट सूचना खोज करने में आर्क सबसे ज्यादा। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया था। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। तो अभी तो पीछे हम लोग डिस्कस किए था गेटवे के बारे में। अब समझिए, थोड़ा तेज ही पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लगे कि धीरे धीरे पढ़ाएं तो उस हिसाब से आप बता दीजिएगा। तो मेरी स्पीड तेज तेज चलने की हो गई है, धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर लेंगे। मुझे लगता है मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ।